बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 5.2 के साथ आपके सामने हैं हम इस वक्त। और मैं जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त 31 दिसंबर चल रहा है। और आज से क्योंकि छुट्टियाँ हो रही हैं मैं एक लेक्चर एडवांस में चलता हूँ। कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो आज 5.1 के नाम से चल गया है। और अब जब छुट्टियों के बाद आप तशरीफ़ लाएंगे, मेरे ख्याल में 11 जनवरी को हफ़्ता है और 12 को इतवार है। 13 जनवरी 2021 को ये लेक्चर ऑनलाइन होगा। डेट्स में 19-20 हो सकती है, 12 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ हाथ रख लेता हूँ। लेक्चर नंबर 5.2 है ये, ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियसली हम कल जब बात कर रहे थे, यानी पिछले लेक्चर में हम जब ये बात कर रहे थे तो हमने उसमें टॉर्क शुरू किया था। टॉर्क में हम ये चीज़ स्टडी कर रहे थे कि अगर ये किसी बोल्ट को, नट बोल्ट होता है जो, ये बोल्ट है, इसको अगर खोलना है तो आम हाथ से इसे खोलना आसान नहीं रहेगा। इसके लिए एक टूल होता है और इस टूल को उर्दू में हम कहते हैं पाना, इंग्लिश में रेंच कहते हैं। और ये देखें, ये फिक्स्ड रेंच है। अच्छा, अब ये इसे फिक्स करके बॉयज़ के एक्सपीरियंस में ये चीज़ रही हुई है कि आप इसमें जब इसे ज़ोर लगाना चाहते हैं तो ज़ोर आप इधर से नहीं लगाते हैं बल्कि इस जगह से लगाते हैं। तो वो फ़र्ज़ करो कि कोई शख्स यहाँ से इसे खोलने की कोशिश करता है तो ये यकीनन घूम जाएगा, और जब ये घूमता है तो बोल्ट भी लूज़ या टाइट किया जा सकता है। अच्छा, इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि जब ये घूमता है तो ये जो जिस पॉइंट के जिस सेंटर के अक्रॉस ये घूमता है उसमें अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, फर्जी लाइन, यानी समझ लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर सकता ऐसे हवा में यूं करके नीचे, तो ये जब स्क्रू घूमता तो इस लाइन के इर्द गिर्द घूमता, ठीक है। और ये जब घूमता है तो इस वाली लाइन को जिसके इर्द गिर्द ये घूमता है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक पॉइंट ये है जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्स। ये देख रहे हैं, ये फोर्स अप्लाई हो रही है। अच्छा, मैं इधर लिखता हूँ ताकि ये डायग्राम में नज़र आता रहे। ये फोर्स आ गई। अच्छा, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पर है उसका नाम अगर हम रख दें ओ, ये ओ, और जिस जगह ये फोर्स अप्लाई हो रही है उसका नाम रख देते हैं पी। ओ से लेके पी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे डी से जाहिर करते हैं, डी, ठीक है। और डी का मतलब होता है मोमेंट आर्म। क्या लिखा मैंने? मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर की तरफ। यानी अगर तुम्हारे पास स्केल हो और तुमसे कहें कि भाई ये बताओ मोमेंट आर्म की लेंथ कितनी है, तो स्केल का ज़ीरो इस जगह रखेंगे, इस जगह पर, और बाहर की तरफ मेजर करेंगे, इसलिए कि ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं फोर्स इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, लेकिन यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो चेंज हो सकता है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ठीक है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए ज़ीरो यहाँ रखते हैं और बाहर की तरफ से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, क्योंकि हमेशा ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, ये लेंथ इस डायरेक्शन में मेजर की जाती है। इसलिए ये जो मोमेंट आर्म होता है तो ये लेंथ, इसे वेक्टर कंसिडर करते हैं क्योंकि हमेशा इसकी मेजरमेंट आउटसाइड द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। और फोर्स आपको पता है ये वेक्टर। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फोर्स और मोमेंट आर्म का एक बाहिमी ताल्लुक है, एक इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स एंड दी मोमेंट आर्म। अच्छा, आपने महसूस किया होगा कि अगर मोमेंट आर्म, अच्छा अब ये भी गर्ल्स के ऑब्जर्वेशन में शायद नहीं हो लेकिन बॉयज़ को ये बात पता है कि आपने देखा है बड़े बड़े ट्रक्स के जब स्क्रूज खोले जा रहे होते हैं टायर के, कभी देखा है कैसे खोल रहे होते हैं? उस पर वो एक रेंच लगाता है, उसके साथ एक लंबा सा पाइप लगाता है, उस पाइप के ऊपर वो खुद जंपे लगाता है, ठीक है। अच्छा, लंबा सा पाइप लगाने का मकसद क्या होता है कि मूवमेंट आर्म बढ़ जाए। मूवमेंट आर्म बढ़ने से जो टर्निंग इफेक्ट होता है, घुमाने का असर जो होता है यूं, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फोर्स का मूवमेंट आर्म के साथ कोई रिलेशनशिप है जो टर्निंग इफेक्ट को
इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ठीक है, ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है जो कि डायरेक्ट रिलेटेड है फोर्स से और मोमेंट आर्म से, इसे टॉर्क कहते हैं। तो आज की जो डेफिनेशन है हमारी उसका नाम है, एक मिनट, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है टॉर्क। कल हमने ये बात कही कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन ऑफ टॉ से, और अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, टर्निंग इफेक्ट of force is called टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का घुमाने वाला असर टॉर्क कहलाता है। अच्छा, मैथमेटिकली टॉर्क होता है ऐसे, F क्रॉस D, वेयर, जिसमें F से मतलब है फोर्स और D से मतलब है मोमेंट आर्म। और आप ये देख रहे हैं कि फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट आर्म भी वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो टॉर्क आ रहा है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसलिए ये जो फोर्स और मोमेंट आर्म की मल्टीप्लिकेशन है इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मैं दूसरी डेफिनेशन लिख सकता हूं, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, आप चाहें तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं ना। पहले आप लिखें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। मैंने क्योंकि वो मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद लिखी इसलिए मैंने इसे नीचे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यूनिट इसका क्या बनेगा, यूनिट एज टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। तो बाय डेफिनेशन क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इनटू मीटर। यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। वर्क के केस में यही न्यूटन मीटर जूल कहलाता है। तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क और वर्क कोई फ़र्क नहीं। अगर आप डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन निकालने का तरीका हमने आपको सिखा रखा है। वो बच्चे जो रिव्यू करना चाहें वो स्टार्टिंग जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें आप डायमेंशन निकालना सीख लें। उसमें फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको निकालना सिखाई थी, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपको पहले से पता है। मीटर से ज़ाहिर होता है तो उसकी डायमेंशन एल होती है। फोर्स की डायमेंशन के साथ एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉर्क की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, अब हम जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन होता है वो होता है प्रूव दैट टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस D फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज वन एंड इज फिक्स्ड। तो ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ एग्ज़ाम वाला। अगर ये पढ़ने में आ रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। ये हुआ मेरे ख्याल में। अच्छा देखो भाई, प्रूव दैट F is tau is equal to F cross D for a force acting on a body whose one end is fixed। ये प्रूव करना है कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर जो कि एक जगह से फिक्स्ड हो, उस पर लगने वाली फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रूव करती है उसका टॉर्क इस फार्मूला से मालूम किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने लिख लेना है, उसके बाद नीचे प्रूफ की हेडिंग डालनी है और फिर हमने आगे चलना है। ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, अब धूप से पता नहीं फ़ायदा होता है आपको या नुकसान होता है, देखने में आपको आसानी होती है या मुश्किल होती है, ये आप जानते हैं। मैं नॉर्मली सिर्फ लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें ये देखता हूँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे खुद से भी पढ़ने के आदी होते हैं। मुझे ये बात पता है कि वो
जो रिटन मटेरियल उनके पास अवेलेबल है उसमें से देख के बहुत सारी डेफिनेशंस खुद से समझ जाते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में दे दिया जाता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाए। तो प्रूफ कर रहा हूँ मैं। फ़र्ज़ करते हैं हम कि मेरे पास ये तो रेफरेंस एक्सेस हो गया ना। इस रेफरेंस एक्सेस पे फ़र्ज़ कर लो कि कोई रॉड है, ये रॉड लंबी सी, ठीक है। ये रॉड है और ये ऐसे ये फिक्स्ड हुई है। इतनी बड़ी बनाएं कि आपको डायग्राम डील करने में आसानी हो। यहाँ से ये फिक्स्ड है इस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये पॉइंट हो गया ओ। अच्छा अब इस पे ये मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि इस जगह पर ये, अच्छा ये एक्सेस ऑफ द रॉड, ये कराता है एक्सेस ऑफ रॉड, ये जा रहा है, ये रॉड का अपना एक्सेस, ठीक है। अच्छा अब इस जगह पे फोर्स आपने अप्लाई कर दी है। फ़र्ज़ करो कि कोई रस्सी बांध के इसको इस तरफ खींच रहा है, ये ठीक। अच्छा अब ये देखें कि ये देख रहे हैं ये फोर्स और ये जो एक्सिस है रोटेशन का, ये एक्सिस है इस रॉड का, ये वाला, इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसका नाम मैं रख देता हूँ थीटा, ठीक है भाई। अच्छा अब अगर ये डायग्राम आपको मैं थोड़ा दिखा सकूँ जूम आउट करके, ये देखो प्रूफ कर रहे हैं हम टॉर्क का फार्मूला, ये देख रहे हैं। तो एक रफ सी डायग्राम यहाँ आप रोक के पॉज करके इस डायग्राम को बना लीजिएगा और फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा आप ये देखें कि चलो अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस तरफ, इस तरफ, अब ये यहाँ से फिक्स्ड है इस जगह से ना, मैं फोर्स उधर लगाऊँ तो होगा कि अल्टीमेटली ये तो नहीं होगा कि रॉड उधर निकल जाए। जब यहाँ स्क्रू लगा हुआ है तो रॉड बाहर की तरफ नहीं जाएगी ना उस तरफ जाएगी, बल्कि क्या होगा कि ये रॉड, अब फोर्स तो उसी तरफ लगाएंगे, रॉड बजाय इधर उधर जाने के इस तरीके से घूम जाएगी, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। और ये अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं आपको घुमा के दिखाता, यानी ये कि अगर यहाँ से फिक्स्ड हो और आप इस तरफ फोर्स लगाएं इस तरफ, तो ये यूँ ऐसे, ये देख रहे ऐसे घूमेगी और ये घूमेगी तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि फोर्स की डायरेक्शन जब वो है तो मोशन तो इस तरफ हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है। तो पहले मैं नरेट कर दूं थोड़ा सा कि मैंने ये केस क्या लिखा है। मैं फ़र्ज़ करता हूं कि लेट फोर्स एफ इज applied on a body whose one end is fixed as shown by the figure। अच्छा मैं कुछ छोटा लिख गया आज, तो ये जिन बच्चों को देखने में मसला होगा वो सुन के ऐसे लिख लीजिएगा, लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी हुज वन एंड इज फिक्स्ड एज शोन बाय द फिगर। इसमें डी जो है ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये डी कहलाएगा। डी इज लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म और एफ क्या है, दैट इज फोर्स, और थीटा क्या है, एंगल। एंगल है किस किस में, ये जो एक्सिस ऑफ द रॉड है इसमें और अप्लाइड फोर्स में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एंगल बिटवीन डी एंड एफ, ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं क्या कहता हूं कि टॉर्क जो है बाय डेफिनेशन होता है किसके इक्वल है,
मैं लिखता हूँ वी नो दैट, अच्छा हम क्या जानते हैं कि टॉर्क इक्वल होता है मोमेंट आर्म, इसकी लेंथ यानी, और मल्टीप्लाई से करना होता है फोर्स। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये फोर्स जो इसे घुमा रही है, ये फोर्स तो लग रही थी इस तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, तो इस तरफ कौन सी फोर्स इसे घुमा रही है? तो क्या करते हैं, इस वाली फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कहीं रिजॉल्व करो तो आप वेक्टर के एंड से ना, उसके सर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करें एक्सिस के ऊपर, ये आ गया परपेंडिकुलर। अब ये एफ है तो ये इसका क्या बनेगा, एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये वो कंपोनेंट होगा जो ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, और फोर्स का ये जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ये होता है एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा ये देख रहे, यहाँ मैंने लिखा है एफ कॉस ऑफ थीटा और यहाँ मैंने लिखा है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे खुद बताएं, ये जो कंपोनेंट है ये चाहता है कि ऑब्जेक्ट उधर चला जाए, यानी ये रॉड जो यहाँ से फिक्स है ये यूं चली जाए ऐसे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए? ऐसा नहीं होगा। यहाँ से जब ये फिक्स है इस पॉइंट से, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं जाएगा। इधर नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये यूं घूम जाएगा। इस तरफ फोर्स लग कौन सी रही है? तो इस तरफ लग रही है ये वाली फोर्स, ये वाली, और इसका नाम है एफ साइन थीटा। इसलिए जब मैं ये इस फॉर्मूला में वैल्यू रखता हूं तो मैं लिखता हूं मोमेंट आर्म तो यही है डी। ठीक है, अच्छा मैं लेंथ वाइज अगर लूँ तो इस पर वेक्टर का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं तो उसमें वेक्टर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे होते हैं, नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, और आगे लिखा हुआ है फोर्स, तो फोर्स कितनी लग रही है जो इसको घुमाने का सबब बन रही है? एफ कॉस थीटा तो ज़ाया हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का इस साइड में कोई हरकत हो ही नहीं रही है, तो ये फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट को घुमाने की, तो इसका नाम है एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ एफ डी साइन ऑफ थीटा। टॉर्क जो है, ये टॉर्क एज इट इज मैंने लिख दिया, टॉर्क रिप्रेजेंट होता है इससे। ठीक है, अब ये क्या आ गया है, एफ डी साइन ऑफ थीटा, और एफ डी साइन ऑफ थीटा आपको याद है ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी जब साइन हटता है तो क्रॉस लगा देते हैं और यहाँ वेक्टर्स के साइन लग जाते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट थी, आप देख लीजिएगा। तो इसलिए क्योंकि ए क्रॉस बी ए बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है, तो एफ डी साइन ऑफ थीटा एफ क्रॉस डी के इक्वल होता है, होगा। ये हो गई क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अच्छा, और ये टॉर्क क्योंकि यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये भी फिर एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो ये हो गया प्रूफ जो आपसे कहा गया था, और वो प्रूफ क्या था? प्रूफ दैट एफ क्रॉस डी फॉर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज वन एंड इज फिक्स हियर, यहाँ लिख दें हेंस प्रूफ्ड कि टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी होता है। ठीक है, अच्छा अब एफ क्रॉस डी आ गया, ये इसका मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अच्छा, अब आए ज़रा थोड़ा सा आगे, और मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, बुक में से लिया था, या शायद मैंने इसे बतौर एग्जाम्पल खुद से करवा दिया था। ये देखें, इफ़ एफ इज इक्वल टू, मैं पढ़ देता हूँ ताकि वो बच्चे जिन्हें ये नज़र नहीं आ रहा उन्हें आसानी हो। इफ़ एफ इज 3i प्लस 6j माइनस 2k एंड d इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 3k, देन कैलकुलेट टॉर्क। ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन एक दफ़ा यहाँ देख लीजिए, इफ़ एफ इज दिस एंड डी इज दिस देन कैलकुलेट टॉर्क ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अच्छा, पीछे का पूरा लेक्चर आप लिखते हुए आएंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से आप देखें कि एफ गिवन है, और ये है 3i प्लस 6j माइनस
2K। जाफर ने पैसे दिए कल आपको? अच्छी बात, ठीक है जी, ठीक। अच्छा भाई, ये बीच में आंटी आई थी, मैं उस सिलसिले में कुछ बात कर रहा था। तो 12 ये D 4I माइनस J प्लस 3K। अच्छा, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिए, टॉर्क आपने मालूम करना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, टॉर्क होता किसके इक्वल है? टॉर्क होता है F क्रॉस D, ऐसे मालूम करते हैं, ठीक है। और तरीका क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट करने का? I J K लिखा जाता है। पहले F लिखा हुआ है, F के नंबर्स पहले लिखेंगे। F में I के साथ 3 है, ये लिख दिया 3। अच्छा, J के साथ है 6, ये लिख दिया 6। और K के साथ है -2, ये लिख दिया -2। अच्छा, फिर ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है, इसके बाद J है। J की वैल्यूज देखें ऊपर, I के साथ 4 लिखा हुआ है, J के साथ कुछ नहीं लिखा तो यानी माइनस और फिर 1 लिख देंगे। और K के साथ देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये प्लस का 3 है तो प्लस साइन तो लगाने की जरूरत नहीं है, 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, जब इसे खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं याद है? ये वाला I पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में I है उसे छोड़ के इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे। 6 -2 ये लिख देंगे अंदर, और -1 3 लिख दिया। अच्छा, ये I के साथ कोई साइन नहीं लगाई, यानी प्लस का साइन है, तो ये जो दूसरा है नंबर J के साथ माइनस की साइन लगेगी। अल्टरनेटिव होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है। तो I प्लस साइन के साथ आया, J माइनस साइन के साथ आया। अब ये दोबारा ये वाला साइन लगा देंगे। जिस रो में ये कॉलम इसमें J है और जिस रो और जिस कॉलम में J है उसे छुपा दें, बाकी क्या बच गया आपके पास? 3 -2 4 3, ये आ गया। अच्छा, मैंने I के साथ प्लस लगाया, इस J के साथ माइनस लगाया, अब इस K के साथ प्लस लगाऊंगा। अल्टरनेट साइंस लगती हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ मैंने लिख दिया K, जिस रो में K है यानी ये, इसे छुपा दें, और जिस कॉलम में है K इसे भी छुपा दें। तो यानी ये देखें, ये अब मेरे पास बच के आ गया, जो नज़र आ रहा है मुझे वो है 3 6 4 -1। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे सीख लिया था। अब इस वाले ब्रैकेट को खोल दें, ये I आ गया, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले का लगेगा, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 और -2, ये ब्रैकेट बंद हो गया, -J। अब आप फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, माइनस फार्मूले का लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 -2, ये इधर से आ गया, ये ब्रैकेट बंद कर दी, प्लस K लिखेंगे अब। अच्छा, अब ये K मेरे पास ना यहाँ इस जगह पे जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ये K, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 -1 माइनस फार्मूले का, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6। ये मैंने पूरी ब्रैकेट, पूरा डिटरमिनेंट खोल दिया है। अच्छा, अब ये I आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का J एज इट इज, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। अच्छा, ये अब प्लस K ऐसे आ गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24। अच्छा, अब आए थोड़ा आगे, 18 में से 2 गया 16, और जब ये साई से मल्टीप्लाई होगा 16 आ गया। अच्छा, ये -J मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, 9 + 8 कितना होता है? 17 प्लस, अच्छा K भी ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, माइनस का 3 और माइनस का 24 माइनस का 27 होता है। अब ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर दें इसको, 16I माइनस प्लस माइनस 17J माइनस प्लस माइनस 27K, ये आपस में मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया, ये हो गया टॉर्क ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर मॉड मालूम करना है तो फिर क्या करेंगे? इसका मॉड मालूम करेंगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं मॉड मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा में भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो मॉड मालूम करने का तरीका आपको याद है क्या था? आपने सिंपली ये करना है कि मॉड मालूम करने के लिए अगर याद हो तो ऐसे आप क्या करते हैं, ये
रूट लगाते हैं, आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। अच्छा आई मेरे पास किधर गया, ये आई 16 है, यहाँ लिखें 16, जे 17 है, माइनस का 17 लिखें, माइनस का 27 लिखें, सबका स्क्वायर करें, सबको ऐड करें तो ये स्क्वायर के साथ माइनस साइन ख़त्म हो जाता होता है। तो ये सब करने के बाद आपके पास एक नेट आंसर आ जाएगा, वो आंसर न्यूटन मीटर के साथ आप लिख दें, ये टॉर्क कैलकुलेट हो गया। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व करके उसमें असाइनमेंट जब मैं आपको दूँ तो जमा करवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।